जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे एक और प्रश्न पत्र में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तैयारी। और ये इस प्रश्न पत्र का नाम देख लीजिए कि ये प्रश्न पत्र का नाम क्या है। तो इस प्रश्न पत्र का नाम है RI एग्जाम, है ना। जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो है RI एग्जाम 2017 का पेपर। अब इस RI एग्जाम 2017 के पेपर में क्या क्या पूछा गया था, तो देखिए इसमें कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के साथ साथ सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य मानसिक योग्यता, विज्ञान, समसामयिक और राज्य की सामान्य जानकारी, ये सब पूछे गए थे। इन सभी चीजों को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। और जो भी आंसर बताएंगे आपको, जो मॉडल आंसर में जो व्यापम ने लिया है उस आंसर को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए कि किस प्रकार से आपको हम और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर के प्रश्नों को ज्यादा आपके पास समक्ष मिला दें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो यदि हॉस्टल वार्डन का पेपर अचानक आ जाता है तो। वैसे बाकी सेक्शन का भी करेंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और रीजनिंग जो भी है उन सब सेक्शन को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। और 2015 से लेके अभी तक के, ठीक है, 2015 से लेके अभी तक के जितने भी प्रश्न हुए हैं या फिर जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का जो जो आपके फोन में यदि जो क्वालिटी कम दिखाई देता है या फिर क्वालिटी ब्लर दिखाई देती है वीडियो, तो आप YouTube में जाकर अपनी क्वालिटी को चेंज करके वीडियो को साफ तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक का जो क्या बताने वाले उसके बारे में। अब हम सीधा चर्चा करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है वह सॉफ्टवेयर जो किसी जो कि आपको किसी अन्य कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है, क्या कहलाता है। ठीक है, आप प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में देख सकते हैं। जैसा पेपर आया था हम वैसा ही दिखा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई काट छाट इसमें आपको नहीं दिखने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। फिर से पढ़िए, वह सॉफ्टवेयर जो आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम है रूटकीट। ठीक है, लेकिन ये भी एक निम्नता, अगर ज्यादा डिटेल में पढ़े तो ये भी आपके एक मालवेयर है। लेकिन जो रूटकीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अन्य कंप्यूटर को आप उपयोग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब देखते हैं शेष क्या चीज है। ये ट्रोजन हॉर्स आपके मालवेयर है। ठीक है, क्या है ये, मालवेयर है, एक प्रकार का वायरस है। और ट्रोजन हॉर्स जो छुप कर आता है, देखिए एक वायरस है। आप जब भी कंप्यूटर उपयोग करते हैं या फिर इंटरनेट उपयोग करते हैं तो आपको कुछ एड्स दिखाई देते हैं, है ना। उस एड्स में वो अपने आप को अच्छा बताकर एड्स आपके कंप्यूटर में घुस जाता है और आपके सिस्टम को तहस नहस कर देता है। इसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। मतलब ट्रोजन हॉर्स अपना जो फेस छुपा कर आता है किसी अन्य रूप में, उसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। वॉर्म क्या चीज है, वॉर्म भी एक मालवेयर का नाम है जो अपने आप का रिप्लिकेट करता है। मतलब यदि कोई वायरस कंप्यूटर में चला गया तो अपने आप की प्रति बनाता है, इस प्रकार पूरे मेमोरी को भर लेता है और मेमोरी को क्रैश कर देता है। ठीक है, वॉर्म क्या क्या अपना एक खुद का प्रतिलिपि तैयार करता है वॉर्म। उत्तर क्या है, रूटकिट। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके ऑप्शन है मैकफी, नॉर्टन, क्विक हॉर्स और विप्रे। देखिए इसमें से आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्विक हॉर्स तो हमारे पास क्विक हिल होता है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्विक हिल होता है, क्विक हॉर्स नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक हॉर्स। बाकी मैकफी, नॉर्टन, विप्रे ये सब हमारे क्या चीज है, एंटीवायरस के नाम है। और इसमें और बहुत सारे और एंटीवायरस के नाम हैं जो आपको जानने जरूरी है, जो कभी ना कभी आपको प्रश्न में कई बार पूछा जाएगा। नॉर्टन हो गया, मैकफी हो गया, क्विकहिल हो गया। उसके बाद आपका पता है एवेस्टा, क्या नाम है, एवेस्टा, ये एवेस्ट। ठीक है, एवेस्ट हो गया। ये भी एवीरा, क्या चीज, क्या नाम है इसका, एवीरा। ये भी हमारा क्या चीज है, एंटीवायरस का नाम है। एवीरा के बाद आता है आपका एनपी, जिसको हम नेट प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। उसके बाद आता है ट्रेंड मेरिको, ट्रेंड मैरिको, ट्रेंड माइक्रो, कैसे किधर चले गए, ट्रेंड माइक्रो, क्या नाम है इसका, ट्रेंड माइक्रो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुछ और है जिसका नाम है ई एस टी, ई एस ई टी, ये भी एक एंटीवायरस का नाम है। साथ में एफ कोर्स एवीजी, एवीजी, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एंटीवायरस का नाम है। पैंडा, पैंडा, ये भी एंटीवायरस का नाम है। उसके बाद कैस्कर पाई, कैस्कर, कैस्पर काई,
ठीक है, कास्परस्काई। ये तो इतने सारे हमारे एंटीवायरस के नाम है, याद रखिएगा, ये कभी ना कभी आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या है? तो मानक जो भी आप एनिमेशन करते हो, फ्रेम रेट का मतलब होता है, देखिए इसका आंसर तो वैसे भी 24 है, ठीक है, सॉरी बी है, इसे 24 FPS फ्रेम पर सेकंड है। इसका मतलब ये मान लीजिए यदि आप कुछ चित्र बनाते हैं तो एक जैसे चित्र, जैसे आप वीडियो बनाते हैं ना, तो 1 सेकंड में सेम प्रकार के 24 चित्र चलते हैं आपके वीडियो में, उसी को कहते हैं फ्रेम पर सेकंड। जो 24 लिखा है ना, 24 फ्रेम पर सेकंड, मतलब एक ही प्रकार के 24, थोड़ा सा स्लाइटली अंतर। जैसे मैंने ये मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई लड़का बनाया है, यदि लड़का हाथ ऐसे उठाया है तो अगले चित्र में हल्का से इसको ऐसे दिखाया जाएगा, अगले चित्र में हल्का से ऐसे दिखा दिया जाएगा हाथ उठा के। इसी प्रकार यदि 24 फ्रेम लग जाता है, 24 फोटो एक साथ लग जाता है और इसको लगातार आपको दिखाया जाए तो आपको एक वीडियो की तरह दिखता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है 24 FPS, ठीक है। तो मानक रेट क्या है हमारा? एक वीडियो में 1 सेकंड में कम से कम 24 फोटो चलने चाहिए, सिमिलैरिटी एकदम स्लाइटली अंतर, एकदम स्लाइटली अंतर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर आपके फ्लैश है, माया है और फ्लिप बुक है। पाइथन आपके एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या चीज है? ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर तैयार या फिर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट किया जाता है। बाकी ये जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर से आपके बहुत सारे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, या फिर कुछ अन्य प्रकार के एनिमेशन तैयार करने के लिए इन सबको उपयोग किया जाता है, फ्लैश, माया या फिर फ्लिप बुक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? जैसे भी मैंने पहले बताया था, यदि आप ऑप्टिकल नाम सुनते हैं इसका मतलब आपको प्रकाश याद आना चाहिए, ठीक है। प्रकाश मतलब किरणें, तो किरणें से संबंधित कौन सी हमारे पास ड्राइव है? हार्ड डिस्क ड्राइव में कोई किरणें नहीं होती, वो पूरा बंद रहता है, उसमें धूल भी नहीं जा सकता, प्रकाश कहां से जाएगा, ठीक है। तो जो प्रकाश संबंधित हमारे पास ड्राइव है वो CD ड्राइव है ना, CD या इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD ड्राइव। तो ये दोनों जो है हमारे लाइट के संबंधित है और यहीं से इसको रन किया जाता है, या फिर यहीं से डेटा इसमें लिखा या फिर पढ़ा जा सकता है लाइट के माध्यम से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का D। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम की ओर जाया जाए? तो नीचे आपको पता है, देखिए हर चीज को नापने की एक मिनिमम क्या होता है, मापक होता है ना। जैसे आप किसी भी चीज को, भार वाले को, वजन को किलो में नापते हैं, किलोग्राम में है, ठीक है, मिलीग्राम की किलोग्राम, टन में हो गया, फिर उसके बाद ऐसे क्विंटल, इस प्रकार से नापते हैं। जैसे तेल को आप लीटर, ml, मिलीलीटर, टेन, और फिर केन हो गया, केन के बाद बॉटल, इस प्रकार से नापते हैं ना। तो हर चीज को मापने की एक व्यवस्थित तरीका होता है। इसी प्रकार के हमारे मेमोरी है ना, मेमोरी को भी मापने का एक तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से सजाया जाता है। मेमोरी को कैसे नापते हैं? देखिए मेमोरी को भी मापने का एक तरीका होता है। कैसे मापते हैं? देखिए मेमोरी के मापने के लिए क्या होता है, एक बिट, ठीक है। सबसे पहले हम मेमोरी को मापते कैसे हैं? तो हमारे पास मेमोरी में डेटा होता है 0 और 1 के फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में डेटा होता है। इसको हम बिट के नाम से जानते हैं। यस, किसके नाम जानते हैं? तो 0 एक 1 बिट है, उसी प्रकार 0 और 1 एक एक बिट है। इसको वास्तविक में ऑन और ऑफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 एक बीट होता है, बीट के बाद होता है निबल, ठीक है, बीट के बाद हमारा होता है निबल, और निबल में हमारा होता है 4 बीट, ठीक है। निबल में कितना होता है? निबल में होता है हमारा 4 बीट होता है एक निबल में। यदि मैं निबल की बात करूं, इसमें 0 1 0 1, ये हमारा 4 बीट हो गया, इसको हम निबल के नाम से जान सकते हैं। मतलब बीट छोटा होता है, फिर निबल, निबल के बाद आता है हमारा बाइट, ठीक है। निबल के बाद हमारा आता है बाइट, BYTE। इसमें क्या होता है? इसमें 8 बीट होते हैं। एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बीट होते हैं, ठीक है। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। उसके बाद होता है हमारा KB आता है। उसके बाद क्या आता है? KB आता है। यहाँ पे मैं लाइन से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बीट होता है, बीट के बाद आपका होता है निबल, निबल के बाद होता है बाइट, बाइट के बाद होता है आपका KB, KB को हम बोलते हैं किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है MB, जिसको हम मेगाबाइट के नाम से सकते हैं। मेगाबाइट के बाद आता है आपका GB, जिसको हम गीगाबाइट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, गीगाबाइट के नाम से जानते हैं। ये बढ़ते क्रम है ना, सबसे छोटे से लेके बढ़ते क्रम। गीगाबाइट के बाद आता है आपका टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है पीबी, पीटाबाइट, ठीक है, क्या, पीबी, पीटाबाइट। पीटाबाइट के बाद आता है हेक्साबाइट, ईबी, ठीक है। हेक्साबाइट के बाद आता है जेडबी, जेडबी, जेडबी के बाद आता है आपका वाईबी, उसके बाद बीबी, ठीक है। इस सब ये सब बढ़ते क्रम में जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि सही क्रम में जो बड़ा है वो बताइए। सबसे पहले हम बीट के पास चलेंगे, बीट के बाद निबल आएगा, ठीक है, निबल के बाद बाइट आएगा, और बाइट के बाद तो आना चाहिए था केबी, लेकिन यहाँ टीबी लिख दिया है तो ये गलत हो गया। बीट है, बीट के बाद निबल, निबल के बाद आना चाहिए था बाइट, ये भी गलत हो गया, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, आंसर ऊपर वाला गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम बोला गया है ना, क्रम से नहीं बोला गया, बढ़ते क्रम बोला है, तो ये इससे बड़ा, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एमबी और यहाँ पे केबी हो, जबकि केबी छोटा है एमबी बड़ा है, तो एमबी को इसके जगह आना चाहिए था, तो ये गलत है। पहला हमारा सही है, याद रखिएगा, क्योंकि केवल बढ़ते क्रम बोला गया है, किसके बाद क्या आगे नहीं बताया गया, केवल बढ़ते क्रम। तो बीट से बड़ा निबल, निबल से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा टेबी, टीबी, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सी ऑप्शन में देखिए, एक बीट है, बाइट है, निबल है, निबल और बाइट आगे पीछे हो गया, ये भी गलत हो गया। बीट, निबल, टीबी, एमबी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है एग्जाम में। SERP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मोजिला फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स क्या चीज है, तो मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप या फिर HTTP जो हमारे जितने भी वेब पेज होते हैं उसको दिखाने का काम करता है, या फिर वेब पेज को शो करता है हमारा मोजिला फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया, उसका नाम क्या है, लेडी नेस्टा, लेडी फाडर, लेडी अगस्टा एडा या फिर लेडी स्मिथ। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेडी अगस्टा एडा, ठीक है। लेडी अगस्टा एडा किसके साथ आई थी, चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया था, इसको हम पहले प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है GIO, ठीक है, GIO क्या चीज है, तो GIO क्या चीज होगा, GIGO, गीगो का कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है, गीगो पद का कंप्यूटर से किस विशेषता से संबंधित है, ये शुद्धता से संबंधित है। इसका यदि फुल फॉर्म पूछेगा तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, ठीक है। क्या होता है फुल फॉर्म, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्धता। अगला प्रश्न है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीड ओनली मेमोरी या फिर मदरबोर्ड। तो जितने भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हैं उसको हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, और इसी मदरबोर्ड पर आपके रोम, CPU, ALU और जितने भी हार्ड आपके अंदर जो मेमोरी लगते हैं वो इसी मदरबोर्ड पर लगा होता है, एक्सटर्नल मेमोरी के छोड़कर। रैम, रोम, CPU और जितने भी हमारे जो प्रोसेसर संबंधित जो कार्ड वगैरह लगते हैं, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ये सब चीज किसमें लगे रहते हैं, मदरबोर्ड में लगी रहती है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटजी क्या है, सुपर कंप्यूटर है, 3D प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक कार है, रोबोट है या फिर कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या चीज है, तो ये 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार है। ये उस टाइम का प्रश्न पूछा गया था जब ये कार लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है, इंग्लिश वर्जन भी पढ़ सकते हैं। Which of the following device allow you to print on both sides of paper? Fuser, duplexer, toner, paper swing unit, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डुप्लेक्सर। जब भी आप ऑप्शन में जाएंगे ना, जब भी आप प्रिंट करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है डुप्लेक्सर का। डुप्लेक्सर मतलब आपके कागज के आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट करने की अनुमति या फिर सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। हाई क्वालिटी डिजिटल प्रिंट विच इज प्रिंटेड ऑन अ शीट ऑफ पॉली क्लोराइड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं फ्लैक्स के नाम से, ठीक है।
किस नाम से जानते हैं उसको? हम फ्लेक्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एक फ्री मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, जो नहीं है उसका नाम बताना है। और जितने भी हम आपको आंसर बता रहे हैं वो मॉडल आंसर को ही बताया जा रहा है, आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। और इस प्रकार से आप पेपर को जितना अधिक पढ़ेंगे पुराने पेपर को, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, हमारे साथ साथ आप आंसर लगाइए और यदि आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कितने प्रश्न सही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश वर्जन पढ़िए, विच इज नॉट अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिलेबल स्काई ओएस, लिनक्स या फिर FreeBSD। तो इसका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है वो है स्काई ओएस। बाकी सिलेबल, लाइनेक्स या फिर FreeBSD हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? iOS, ब्लैकबेरी या फिर मिगो। ठीक है, तो ये जो तीनों है हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, एक्सेल में सेल E10 में फार्मूला लिखने का सही तरीका है? देखिए, एक्सेल में जब भी आप फार्मूला लिखते हैं ना, तो सेल के अंदर सेल को डबल क्लिक करके या फिर एडिट मोड ऑन करके सबसे पहले आपको प्लस का साइन लगाना होता है। ठीक है, प्लस का साइन लगाना होता है, यही सही तरीका है। आप प्लस का साइन लगाइए और आप इसमें कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए या फिर किसी नंबर को जोड़ लीजिए। ये तो ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। लेकिन यदि आप, में एक अंदर की बात जान लीजिए, यदि आप एक प्लस का साइन लगाते हैं, 10 लिखते हैं, +10 लिखते हैं, इंटर मारेंगे तो आपको 20 आंसर मिलने वाला है। सेम काम यदि इक्वल टू दबाते हैं, 10 + 10 लिखते हैं, इक्वल टू दबाते हैं तो भी 20 ही आता है। लेकिन जो प्लस जो आप सामने लगाते हैं उससे आप कोई भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, है ना। इसमें आपके जो MS एक्सेल है उसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको कॉल करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए आपको इक्वल टू का फंक्शन लगाना रहता है। इसलिए इस आंसर को डी को सही लिया गया है, कंफ्यूजन मत रहिएगा। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई स्थायी अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम इसको इंडेंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? इंडेंट के नाम से जानते हैं। गटर हो गया, फुटनोट हो गया या फुटर हो गया, ये अलग चीज है। देखिए, फुटर क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने एक पेज बना लिया, ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया? पेज बना लिया। तो ऊपर को हम बोलते हैं हेडर, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो सभी पेज में प्रिंट होगा। उसी प्रकार नीचे वाले हिस्से को यदि आप इतने को फुटर बनाएंगे तो हर पेज में जो आप यहाँ लिखे रहेंगे ना, वही चीज क्रमशः या फिर यही चीज उसमें प्रिंट होने वाला है। तो ऊपर चीज को हम कहते हैं हेडर, ठीक है, और नीचे वाले को कहा जाता है फुटर। अब देखिए, फुटनोट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखिए फुटनोट का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सेंटेक्स लिखा है और यहाँ मैंने एक कुछ लिख दिया है डी। यदि इस डी के बारे में मुझे समझाना होगा तो मैंने यहाँ कोई एस्टिक लगाऊंगा, 1 2 3 कुछ भी लिखूंगा, है ना। मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया और इसी एक के बारे में अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जैसे बुकों में होता है ना, कोई एक्सप्लेन किया जाता है, ये भी लिख देगा, स्टार बना देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फुट नोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फुट नोट के नाम से हम इसको जानते हैं, फुट नोट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद आपका होता है गुटर। गटर का मतलब जितने चारों ओर के जितने भी स्पेस होते हैं ना, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, अप एंड डाउन, इन सबको हम गटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा चीन का ऐतिहासिक प्रचलित सर्च इंजन है? तो चीन का एक प्रचलित ऐतिहासिक प्रचलित चीन का एक सर्च इंजन वो है आपके बैदू। क्या है? बैदू। HTML का उपयोग खालिस्तान तैयार करने के लिए किया जाता है। HTML, ठीक है, HTML is used to prepare web page operating system, high level program, machine language program। तो वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, लिख के बोलने से समझ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो RI के एग्जाम में जो 2017 में हुआ था, इस प्रकार से प्रश्न आया था। आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपको कैसा लगा सेशन, आप और किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप हमको जरूर कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।